हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ा रहा हूं, जिस लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस नाम का चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यह पहला लेसन है क्लास 10th के केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग एक दो पार्ट पीछे से पढ़ चुके हैं और ये अगली पार्ट है, ये नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर में 5 अंक के सवाल इससे पूछे जाएंगे। यानी आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आज का क्लास पूरी आपको देखना है, ताकि पूरे आपको रिएक्शन समझ में आए और आप अपने परीक्षा पेपर में जाकर के अच्छे से लिख पाए और आपको अच्छा अंक प्राप्त हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज कॉपी और कलम निकालिए और लिखिए, ऊपर में हेडिंग लगाइए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है ना। Different types of chemical reactions, ये आप हेडिंग लगा लीजिए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया डिस्कस करने वाले हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। पहला आप लगाएंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? ध्यान देंगे। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए अब इसके बारे में पहले समझते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब क्या है? देखिए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। यानी जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के एक हो जाता है, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनता है, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसा समझिए, लड्डू बांधते ना, लड्डू, तो लड्डू जो बुनिया से बनता है वो एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसे संयोजन अभिक्रिया? अलग अलग बुनिया, उसमें बुनिया को क्या जोड़ करके एक चीज बनाया, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लिया जाए कोई दो पदार्थ है हमारे पास, दो पदार्थ में ले लेता हूं, मान लेता हूं ए नाम का कोई पदार्थ है और बी नाम के कोई पदार्थ है। दोनों पदार्थ को अगर जोड़ दूं, जोड़ करके एक नया पदार्थ बना दूं, सी नाम का पदार्थ, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेगा और एक नया पदार्थ बनेगा, तो इस बात को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ए और बी दो पदार्थ है, ये आपस में जुड़ा, एक नया पदार्थ बना सी। माने दो से अधिक पदार्थ रहे, दो रहे या दो से अधिक रहे, लेकिन वो जुड़ने के बाद एक ही नया पदार्थ बने, तो इस बात को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं, परिभाषा बाद में। उदाहरण ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कार्बन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाने की कोशिश करते हैं, जलाते हैं, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसमें देखिए दो पदार्थ है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपस में जुड़ा, एक नया पदार्थ बना। क्या बना? CO2 बना। ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है, CO2 बना। इसी तरह अगर बात करें सल्फर की, सल्फर को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहां देखिए दो अलग अलग पदार्थ है, सल्फर एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, दोनों जब जुड़ा तो एक नया पदार्थ बना SO2। एक नया पदार्थ क्या बना? SO2 बना। तो हम क्या कह सकते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में
संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बोलिए समझ में आ गया? कमेंट में लिखिए यस। ओके, हाँ तो बच्चों परिभाषा मैंने लिख दिया। मैंने वीडियो को रोक करके इसलिए लिखा ताकि आपका समय लिखते समय जब मैं लिखूं तो आपका समय यूं बर्बाद ना हो। देखिए क्या है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक करना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अर्थात हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या देखते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आइए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है? डिकम्पोज करना है। इसमें डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना। अब देखिए अपघटन अभिक्रिया का मतलब समझिए। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ये जिसमें कोई एक बड़ा यौगिक, एक उल्टा संयोजन का जस्ट उल्टा है। संयोजन में क्या हो रहा था कि छोटा छोटा पदार्थ, छोटा छोटा पदार्थ जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ बन रहा था, एक ही बन रहा था। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा मालूम है? एक बड़ा पदार्थ होएगा और ये टूट करके छोटे छोटे पदार्थों में डिवाइड हो जाएगा। और जब एक बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में डिवाइड हो जाएगा तो इस चीज को हम कहेंगे वियोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, सॉरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अर्थात वियोजन का उल्टा संयोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन। यानी वियोजन में क्या होगा? कोई एक बड़ा कंपाउंड होगा, कोई एक बड़ा यौगिक होगा जो टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बट जाएगा। जैसे उदाहरण की अगर बात करूं, मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? टूट करके बनता है। इसी तरह अगर बात करें फेरस सल्फेट की FeSO4 को जब आप गर्म करोगे तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां भी आप देख सकते हैं कि एक यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बट रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एक बड़ा यौगिक जब टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अर्थात वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे पदार्थों में बट जाए, छोटे छोटे पदार्थों में बट जाए, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन का एकदम जस्ट उल्टा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है? तो देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक अणु, एक बड़ा यौगिक अणु हो जो टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बड़ा यौगिक अणु होता है जो टूट करके छोटे दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु में या छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। मैं सीधी सीधी बातों समझाऊं, संयोजन माने जुड़ के एक हो जाना और वियोजन माने एक का टूट के अनेक हो जाना, माने अनेकों का जुड़ के एक हो जाना संयोजन अभिक्रिया, और एक का टूट करके अनेक हो जाना ये वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। उदाहरण देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये फेरस सल्फेट को जब गर्म किया तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसको आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए वियोजन जो अभी हम लोग पढ़े, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम लोग पढ़े। वियोजन
वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ना दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। अब सवाल आता है कि कौन कौन सा प्रकार है इसके? वियोजन या संयोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ऊष्मीय, एक होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और एक होता है विद्युत विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं एक को? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार ये किस आधार पर मैंने बांटा? देखिए, डिकम्पोजिशन ऊष्मा के वजह से भी होता है और डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक के वजह से भी होता है। तो जो अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होती है उसको कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और जो अपघटन अभिक्रिया विद्युत धारा के कारण होती है उसको कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अर्थात समझिएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण अभी पीछे दिया था, एक उदाहरण दिया था, क्या दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं मतलब उष्मा देते हैं, तो ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए यहां डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब वियोजन हो रहा, अपघटन हो रहा, अपघटन हो रहा, मतलब कहने का मतलब है कि एक बड़ा यौगिक अणु टूट करके छोटे छोटे अणु में तब्दील हो रहा है। लेकिन किसके वजह से हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? उष्मा के कारण हो रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। मतलब उष्मा के कारण जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बात। अब समझते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या। देखिए, अगर आप सोडियम क्लोराइड के द्रव्य विलयन में आप क्या करो, विद्युत धारा प्रवाह करा दो, क्या करा दो? विद्युत धारा प्रवाह करा दो, तो ये टूट करके धातु कैथोड पे, और ये जो अधातु है क्लोराइड है ये कहां जमा हो जाता है? एनोड पे। यानी कि Na+ यानी सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन ये अलग हो जाए। ये कहां पे मुक्त होगा? जमा कहां होगा? कैथोड पे, और ये जमा कहां होगा? एनोड पे। यानी देखिए, दो चीज होती है जब करंट देंगे आप, तो एक प्लस और एक माइनस, तो एक पे धातु जाके जमा हो जाता है और एक पे अधातु जाकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के वजह से अपघटित होती है उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, और वैसा विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा के वजह से उत्पन्न अपघटित होती है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो गए। मैं इसके बारे में लिख देता हूं, वीडियो करके आप क्या करना? नोट कर लेना, ठीक है। चलो, हाँ तो बच्चा पार्टी देख सकते हो, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब है उष्मा के कारण उत्पन्न होने वाली, उष्मा के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये जो अभिक्रिया है उष्मा की वजह से अपघटित हो रहा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और ये देख सकते हैं विद्युत धारा के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज जान लीजिए कि ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग कहां किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। धातु के निष्कर्षण में इस प्रक्रिया का ज्यादातर उपयोग होता है। मतलब ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई धातु है जो जिसके साथ ऑक्साइड लगा हुआ है, ऑक्साइड लगा हुआ है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3। इसमें जो एल्युमिनियम धातु है, इस धातु को ऑक्सीजन से अलग करना, ऑक्साइड से अलग करना है। तो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अगर अलग करना है, यानी इस धातु को अलग करना है हमें, तो हम वहां पे कौन सी प्रक्रिया का काम में लेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया को हम काम में लेते हैं, जिससे हमारा काम बन जाता है कि हम एल्युमिनियम को यानी धातु को अलग कर पाते हैं ऑक्साइड से। तो ये हो गया आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। एकल विस्थापन
अभिक्रिया, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया बोले तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तब ध्यान देना, एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। देखो, एकल मतलब हो गया एक, यानी एक परमाणु का विस्थापन होना क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक परमाणु का विस्थापन होना क्या मतलब है, चलिए इसको फोटो से समझते थोड़ा सा, है ना। जिससे मान लिया जाए कि हमारे पास एक कोई यौगिक है, ठीक है, कोई एक क्या है, यौगिक है, जिसमें ऐसे दो पदार्थ है, ठीक है। एक मैंने रेड बना दिया और एक हमने कैसा बना दिया, थोड़ा तो वॉयलेट बना दिया ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें एक व्हाइट कलर के मान लीजिए कोई परमाणु होता है, जो मान के चलो ये रेड वाले परमाणु से ज्यादा शक्तिशाली है। कौन, व्हाइट वाला। तो क्या करता है, ये व्हाइट वाला क्या करता है, इसको हटा करके ये वॉयलेट के साथ खुद आ जाता है, और ये जो बचा तुम्हारा, ये तुम्हारा जो बचा कौन, रेड कलर की जो परमाणु बचा, यह अलग हो जाता है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला गोला को इस गोले ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने का मतलब उसके जगह से हटा दिया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ एक परमाणु के द्वारा दूसरे को विस्थापित कर देना। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है तो इस घटना को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को, है ना। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, CuSO4 के विलयन में अगर आप लोहा के एक टुकड़ा को डाल देंगे, Fe को डाल देंगे, तो इस रिएक्शन में यह होगा कि Fe कॉपर को हटा देगा, यानी सल्फेट के साथ FeSO4 बना लेगा ये इसके साथ, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस यौगिक का एक परमाणु को इस परमाणु ने आकर के क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन सवाल उठता है कि ये इसको विस्थापित क्यों कर दिया। ये इसलिए विस्थापित कर दिया क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। इसी प्रकार अगर सोडियम ब्रोमाइड हमारे पास है, NaBr2 है, सॉरी NaBr है हमारे पास, और अगर इस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाह कराते हैं, जो कि इससे ज्यादा ही क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है इससे, ये ज्यादा क्रियाशील है इससे, तो क्या करेगा, ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा और ये ब्रोमीन जो है ये अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 क्लोरीन है, इधर एक है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बाकी बैलेंस हो गया। तो भी यहाँ भी देख सकते हैं कि ये कम क्रियाशील था, तो ज्यादा क्रियाशील दोबारा क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी ऐसी कोई भी घटना हो, ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जिसमें अधिक क्रियाशील वाले धातु, कम धातु हो चाहे अधातु, अधिक क्रियाशील परमाणु जो कम क्रियाशील परमाणु है उसको प्रतिस्थापित कर देता हो, उसको अपने जगह से हटा देता हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी आप क्या लिख सकते हो इसकी परिभाषा, इसका परिभाषा लिख सकते हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु को, जिसमें यौगिक के एक परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, या प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप यहां पे देख करके नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए बहुत बढ़िया, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग समझते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन को आप द्विविस्थापन भी कह सकते हो, द्विविस्थापन भी कह सकते हो। उभय विस्थापन को द्विविस्थापन भी कह सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इसमें 2 यौगिक होते हैं और वे यौगिक अपने आयनों का विनिमय करता है, अपने आयनों का एक्सचेंज करता है और यौगिक बनाता है। मान लीजिए 2 यौगिक है हमारे पास, एक है AB और एक मानकर चलते हैं हम कि हमारे पास है एक, हमारे पास है मान लो CD, ठीक है। अब ये दोनों यौगिक क्या करता है, देखिए दोनों यौगिक के बारे में पहले समझ लीजिए। इसका पहला जो है वो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक, सब में पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो ये अपने आयन को, ये अपने माइनस इसके प्लस को दे देता है और ये अपने माइनस को इसके प्लस को दे देता है, यानी तब बनाएगा
ए और डी एक साथ आ जाएगा और सी और बी एक साथ आ जाएगा। यानी कि ये यौगिक और ये यौगिक क्या किया, अपने आयनों का, अपने जो आयन थे उसको एक्सचेंज कर लिया, वो अपना उसको दे दिया, वो अपने माइनस को इसको दे दिया। यानी अपने आयनों का जब एक्सचेंज करता है तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सवाल है इसका नाम द्विविस्थापन क्यों पड़ा? इसका नाम द्विविस्थापन इसलिए पड़ा क्योंकि यहां दो दो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन इसका इधर आ रहा है, एक आयन इसका इधर आ रहा है, यानी दो आयनों का विस्थापन हो रहा है, दो आयनों एक दूसरे से विस्थापित हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। आप लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का, अपने आयनों का, अपने आयनों का विनिमय करके, अपने आयनों का विनिमय, विनिमय माने एक्सचेंज करके, विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करता, दो नया यौगिक बन रहा है, दो नए यौगिक का, दो नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? दो नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ आएगा और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ आएगा, तो क्या बनाएगा? NaCl और ये बनेगा HOH। HOH को कहते हैं H2O यानी जल कहते हैं। बताइए यहां दो यौगिक क्या क्या अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिक बनाया, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोले तो यहां तक की बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। चलिए उभय विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, बात समझ लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया है ना, अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब समझिए। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, जब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें जब अभिक्रिया हो और अभिक्रिया होने के बाद प्रतिफल में कोई ठोस पदार्थ बच जाए। जैसे ठोस पदार्थ के नाम बताऊं मैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl आप जो देख रहे हैं ये एक ठोस पदार्थ है। तो कोई ठोस पदार्थ अगर बच जाता है तो ठोस पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद प्रतिफल में कोई ठोस के रूप में पदार्थ प्राप्त हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहें कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है तो मैं पहले परिभाषा इसका लिख देता हूं फिर बताऊंगा। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, आप क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के बाद, जिसे संपन्न होने के बाद, संपन्न होने के बाद प्रतिफल में, कहां पे? प्रतिफल में अवक्षेप के रूप में, कहां पे? क्या, किस रूप में? अवक्षेप। अवक्षेप माने कोई ठोस पदार्थ का बनना है ना, ठोस पदार्थ। अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के बाद प्रतिफल में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कोई भी ठोस पदार्थ अगर अवक्षेप के रूप में बच जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको जरा एक बार नोट कर लीजिएगा। संभव है कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए इसका एक उदाहरण वो करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया NaCl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाए, AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराया जाए, ध्यान देंगे जरा तो क्या होगा, ध्यान दें। ये प्लस पार्ट है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या बने लगेगा?
AgCl प्लस ये क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। ये देख सकते हैं कि AgCl जो बचा है ये ठोस रूप में कोई पदार्थ बचा है, और ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में ठोस के रूप में कोई पदार्थ बचता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे पहले क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहां ध्यान दीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ, भस्म के साथ, तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी बात है, इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहां लिख सकते हैं कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, भस्म के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, जल तथा लवण का निर्माण करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई अभिक्रिया में अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बना ले, लवण तथा जल बना ले, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक अम्ल का उदाहरण देते हैं, जैसे HCl। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक लवण लेते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या हो गया, एक भस्म हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अभी आपने उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसका माइनस के साथ। तो इसका प्लस HOH मतलब क्या बन गया, H2O बन गया प्लस, और Na प्लस में Cl माइनस में क्या बन गया, NaCl बन गया। ये क्या है, NaCl क्या लवण है और ये क्या जल है। तो बताइए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहता है कि कोई भी ऐसा अभिक्रिया हो जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखोगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को आप एक डब्बे में बंद करके छोड़ दीजिए, वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया करता है सनलाइट में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप छोड़ देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके ये बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक गैस, HCl बना लेगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बोले यहां तक की बात समझ में आता है, आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, दोनों बात हम लोग देखेंगे, ऑक्सीकरण को भी और अवकरण अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है, यानी दो अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। चलिए कुछ बातें समझ लेते हैं पहले। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ये तो लाइन आप लिख लेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु ऑक्सीजन का ग्रहण करे। पहली शर्त है कि भैया ऑक्सीजन का क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन का त्याग करे, ऑक्सीजन का क्या करे, त्याग करे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। दूसरी बात कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का अगर त्याग हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है,
हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तब भी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कहता है उल्टा, ये कहता है कि नहीं, हाइड्रोजन का अगर ग्रहण करेगा कोई भी तो उसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। परिभाषा तैयार है, क्या तैयार है भैया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण अथवा हाइड्रोजन का त्याग हो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अवकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का क्या हो? ग्रहण हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। चलिए उदाहरण से समझते हैं ना। जैसे मान लिया जाए कि कॉपर है और कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड CuO बना लिया, ठीक है, ये कॉपर बना लिया अब देखिए मैं पूछूं कि कॉपर इधर देखें LHS में देखें तो ये क्या था? Cu सिर्फ था, इधर देखें तो क्या हो गया? CuO हो गया। मैं पूछूं क्या से क्या हो गया? कॉपर से Cu से CuO हो गया। अर्थात कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी यह अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। मैं आपसे सवाल पूछूं कि कार्बन क्या से क्या हो गया? कार्बन कार्बन था और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। और जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया इसका मतलब है कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है साहब। अब आइए यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन का ग्रहण की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं कि H2 गैस अभी मैंने देखा था और Cl2 गैस क्या करता है? ये दोनों अभिक्रिया करके बना लेता है HCl। अगर मैं पूछूं कि HCl क्या था इधर, ये सॉरी Cl क्या था? अब बोलोगे सर क्लोरीन था। क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन अपने साथ किसको ले लिया? हाइड्रोजन को ले लिया। क्लोरीन जब हाइड्रोजन को ले लिया, क्लोरीन जब किसको ले लिया? हाइड्रोजन को ले लिया, माने क्लोरीन ने हाइड्रोजन का ग्रहण कर लिया। और क्लोरीन अगर हाइड्रोजन का ग्रहण कर लिया इसका मतलब है कि यह अवकरण अभिक्रिया। चलिए और देखते हैं। H2 प्लस O2 बन गया वाटर, H2O बन गया। बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले, कर ले, दो लगा दे, बैलेंस हो गया। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन क्या था? सिर्फ ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया? इधर आते आते ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया? अवकरण अभिक्रिया। अब आप कहोगे कि सर जी एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का ग्रहण कर लिया तो बन गया H2। सर हमको तो ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का ग्रहण कर लिया। हाँ सही पकड़े आप, क्योंकि ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलता, दोनों अकेला चल ही नहीं सकता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है। और अगर साथ साथ चलती है दोनों अभिक्रिया तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, REDOX, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि रेड माने रिडक्शन, रिडक्शन माने अवकरण, और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए दो वर्ड जो ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है, एक पूछा जाता है ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक। और एक पूछा जाता अवकारक क्या है? एक पूछा जाता अवकारक क्या है ना, ऑक्सीकारक और अवकारक पूछा जाता है। ठीक बात। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे? देखिए जिसका अवकरण होगा, अवकरण किसका होगा? जो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। उल्टा जिसका अवकरण होगा, अवकरण जिसका होगा, अवकरण, तो उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। और जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, उसको क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। सिंपल सा फंडा भैया, जिसका अवकरण हुआ वो ऑक्सीकारक है और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो अवकारक है। चलिए समझते हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है बेचारा, लेकिन हाइड्रोजन इधर आके क्या बन गया? हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। मैं पूछूं कि हाइड्रोजन क्या से क्या हो गया? देखते देखते तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन से ये H2O बन गया। इट मींस इसको अगर हम नजर से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। और हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा वो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो होगा अवकारक, यानी हाइड्रोजन क्या होगा? अवकारक। अगर ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से सोचो
ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से सोचो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन क्या, देखो यहाँ पे क्या बना लिया अपने साथ, H2 ले लिया। यानी ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ऑक्सीजन ने अगर हाइड्रोजन का ग्रहण कर लिया, और जो हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा वो अवकरण अभिक्रिया मतलब अवकरण कहलाएगा। यानी ये O2 जो है ये अवकरण है, और जो अवकरण हुआ है वो ऑक्सीकरण है। यानी O2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यहां बताते हैं क्या होगा, देखिए कार्बन क्या था, कार्बन, यहां आप देखोगे तो कार्बन क्या हो गया, CO2। यानी ऐसा लग रहा है कि ये कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तभी तो ये CO2 है। तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो जो ऑक्सीजन का ग्रहण करे वो ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसका हुआ क्या, ऑक्सीकरण। किसका, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब मैंने बताया आपको कि अगर जिसका ऑक्सीकरण होएगा वो अवकारक, यानी यहां कार्बन क्या है, अवकारक है। कार्बन क्या है, अवकारक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा जनाब। नहीं, सीधा सा फंडामेंटल है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक, और जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। और एक निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कृपया करके ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ साझा करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। एक बात और स्पष्ट कर दूं लास्ट में, इस चैप्टर में एक पार्ट और मैं बनाऊंगा इसके बाद, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।